Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the book of essays, a selection of modern English prose that is included in your syllabus, and we have to study this book in 4th year. First of all, I would just have a read glance on the contents of this book, so you may have an idea that how many essays are included in 4th year that you are going to study. So essay number 1 is the Rational of Pakistan by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and essay number 2 is Qaid-e-Azam's address to the Constituent Assembly. So these first two essays belong to Qaid-e-Azam's address and Qaid-e-Azam's speech. And essay number 3 is Seeing Life by Arnold Bennett. Number 4, A Visit to the Swat Valley by H.P. Stewart. Number 5 is The Unconscious Artists by Gilbert Haight. Essay number 6 is not included in your syllabus, and number 7 is On Babies by Jerome K. Jerome. Essay number 8 is The Urdu Writer of Our Times by A.S. Bukhari. Essay number 9 is Spring Comes to the Farm by Betty F. Martin. Essay number 10 is Islamic Culture by Muhammad Madook Piqtal. Number 11 is The Fly in the Ointment by V.S. Pritchett. Essay number 12 is Good Night Old Daisy, and number 13 and 14 are two plays, Even Exchange by Paul S. McCoy and The Master of the House by W.S. Horton. So this is the construction. You can see that two plays are included in this book, and the other are essays. Some are personal glimpses. So first of all, we have Qaid-e-Azam's address to the constituent, the Rational of Pakistan. First of all, we have so मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ा करें और फिर आप ऐसे पढ़ा करें, बिकॉज़ आप इसको जस्ट इंजॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो पहले इसको एंड की तरफ, बुक के एंड की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखें, नोट्स एंड क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले कायद-ए-आज़म के बारे में थोड़ी सी बायोग्राफी दी हुई है। कायद-ए-आज़म लाइफ स्पैन 1876 to 1948 कायद-ए-आज़म का। और क्वेश्चंस अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आर गिवन। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीजन फॉर डिमांडिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा करने की क्या वजूहात थीं। डिस्कस इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म स्पीच द रैशनल ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म की स्पीच द रैशनल ऑफ पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस करें। ये क्वेश्चन डील करेगा ये ऐसे नंबर 1 से, जो कायद-ए-आज़म की स्पीच है द रैशनल ऑफ पाकिस्तान, जबकि 4 क्वेश्चंस ये लिए गए हैं कायद-ए-आज़म एड्रेस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली में से। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है द रैशनल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए ब्रीफ हम इसके ऊपर फोकस करके और फिर उसके बाद हम मेन जो हमारा टॉपिक है द रैशनल ऑफ पाकिस्तान उसकी तरफ आ जाते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया कि कायद-ए-आज़म की जो स्पीच है ये मेनली डील करती है कि इंडिया के मुस्लिम्स के लिए अलहदा वतन हासिल करने की क्या रीज़न्स हैं। ये देखें, हम इसको पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि कायद-ए-आज़म ने क्या कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल पॉन्डर एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड द रैशनल। रैशनल का क्या मतलब है। ये एक ऐसे है और जिसका टाइटल है द रैशनल ऑफ पाकिस्तान। ये स्पीच है, बेसिकली कायद-ए-आज़म की स्पीच है ये, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कायद-ए-आज़म ने की थी
और रैशनल का मतलब होता है एम एंड पर्पस। तो रैशनल का सिंपल मीनिंग होता है एम एंड पर्पस। तो क्या रीज़न थे, क्या एम था, क्या पर्पस था, क्यों कायदे आज़म ने बताया कि इंडिया के मुस्लिम्स ने अलहदा वतन का मुतालबा क्यों किया। तो आपने देखा है क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो भी यही है और यही इसमें डिस्कस भी किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड मोर सो द ब्रिटिश नेशन हैव बीन फॉर मैनी डेकेड्स पास्ट ब्रॉट अप एंड नर्चर्ड विद सेटल्ड नोशंस अबाउट इंडियाज़ फ्यूचर based on developments in their own country, which has built up the parliament and system of cabinet. Their concept of party government functioning on political panels has become the ideal, with them as the best form of government of every country, and the one-sided and powerful propaganda which naturally appeals to the British has led them into serious blunder in producing the constitution envisaged in the Government of India Act 1935. We find that the most leading statesmen of Great Britain, saturated with these notions, have in their pronouncements seriously asserted and expressed a hope that the passage of time will harmonize the inconsistent elements in India. तो ये इसका जो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी है, इसका मूड और टोन सेट कर दिया इसको पढ़ने से। इसके वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट है, आपको मीनिंग याद करना पड़ेंगे। तो कायदे आज़म कहते हैं कि जो इंडिया की बरतानिया की हुकूमत और बरतानिया की पार्लियामेंट ने फॉर सो मैनी डेकेड होते 10 साल, बहुत यहाँ पर आ जाएगा कई दहाइयों से। ब्रॉट अप एंड नर्चर दोनों का मतलब होता है परवरिश पाना। तो इन्होंने जो इंडिया के फ्यूचर के बारे में नोशन लिखे हैं, नोशन सेटल किए हैं, नज़रियात बनाए हैं, तो वो कहाँ पर बेसिकली परवरिश पाए थे? वो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट इन देयर ओन कंट्री, कि ये जो नज़रियात इंडिया का फ्यूचर के बारे में वो बना रहे हैं वो उनके अपने कंट्री में बनाए गए थे। विच हैज़ बिल्ट अप द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने बरतानिया का कानून बनाया, फंक्शनिंग नाउ थ्रू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द सिस्टम ऑफ कैबिनेट, जो कि पार्लियामेंट बरतानिया के पार्लियामेंट में और सिस्टम ऑफ कैबिनेट में सक्सेसफुली चल रहा है। अब ये आगे ये जो सेंटेंस है इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कायदे आज़म क्या कहते हैं? देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऑन पॉलिटिकल पैनल्स हैज़ बिकम द आइडियल विद देम एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री। तो ये जो पार्टी गवर्नमेंट जो उनकी कंट्री में काम कर रही है, ये जो आइडियल है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में यही बेहतरीन निज़ाम है। एंड द वन साइडेड एंड पावरफुल प्रोपेगेंडा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये यक तरफा है। ये जो उनका कॉन्सेप्ट है ये यक तरफा वन साइडेड है और ये एक पावरफुल प्रोपेगेंडा है विच नेचुरली अपील्स टू द ब्रिटिश हैज़ लेड देम इनटू सीरियस ब्लंडर। जो ब्रिटिश को तो अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद ये उनको एक बहुत बड़ी गलती की तरफ लेकर चला गया। इन प्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें वो उन्होंने इंडिया का कानून 1935 बनाया है, इंडियन एक्ट 1935 बनाया है इंडिया के बारे में। वी फाइंड दैट द मोस्ट लीडिंग स्टेट्समैन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सैचुरेटेड विद दीज नोशंस हैव इन देयर प्रोनाउंसमेंट सीरियसली asserted and expressed a hope that the passage of time will harmonize the inconsistent element in India। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर जो इनकन्सिस्टेंट एलिमेंट है, जो मुतज़ाद अनासिर हैं, वो वक्त गुजरने के साथ साथ हारमोनाइज हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब कायदे आज़म आगे चल के रीज़न्स बताएंगे कि क्यों इंडिया के अंदर ये इनकन्सिस्टेंट एलिमेंट हारमोनाइज नहीं हो सकता। ये देखें आप सेकंड पैराग्राफ। A leading journal like London Times and the Government of India Act 1935 wrote, undoubtedly the differences between the Hindus and Muslims are not of religion in the strict sense of the word, but also of law and culture. That they may be said indeed to represent two entirely distinct and separate civilizations. However, in the course of time, the superstition will die out and India will be molded into a single nation. तो लंदन टाइम जो वहाँ का बहुत ही फेमस जर्नल है, रिसाला है,
उसमें इंडिया एक्ट 1935 के बारे में क्या कहा गया कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स बिलाशुबा दो मुख्तलिफ रिलीजन नहीं हैं बल्कि लॉ और कल्चर हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ however in the course of time the superstition will die out। वो कहते हैं कि ये कोई गलत नज़रियात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया विल बी मोल्डेड इनटू अ सिंगल नेशन, और इंडिया एक ही कौम बन जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द लंडन टाइम्स द ओनली डिफ़िकल्टीज़ आर सुपरस्टिशंस, these fundamental and deep-rooted differences, spiritual, economic, social and political, have been euphemized as mere superstitions। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि इतने ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं फंडामेंटल, बुनियादी, डीप रूटेड, गहरी जड़ों में, और स्पिरिचुअल, रूहानी, इकोनॉमिक, माशी, सोशल, समाजी, पॉलिटिकल, सियासी, इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं, इसको लव सुपरस्टिशंस बोला गया, गलत नज़रियात बोला गया। बट श्योरली इट इज़ अ फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया as well as the fundamental Islamic conception of society vis-a-vis that of Hindustan to characterize them as mere superstitions। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि इतनी लंबी तारीख गुजरी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, अगर उसको देखें तो आप इन इख्तलाफात को mere superstitions नहीं कहेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग 1000 years of close contact, nationalities which are as divergent today as ever cannot at any time be expected to transform themselves into one nation merely by means of subjecting them into to a democratic constitution and holding them possibly together by unnatural and artificial methods of British parliamentary statute। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि 1000 साल ये दोनों कौमें इकट्ठी रह गई हैं, और जब वो एक नहीं बन सकी तो अब बरतानिया के दबाव के तहत रहते हुए ये एक अननेचुरल आर्टिफिशियल मेथड, गैर फितरी मसनूई तरीक़ों से एक कौम नहीं बन सकते। व्हाट द यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 150 years हैज़ फेल्ड टू अचीव कैन नॉट बी रियलाइज बाय द इम्पोजिशन ऑफ अ सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट। तो जब बरतानिया की 150 साल, 1.5 सदी की हुकूमत भी इनको इकट्ठा करने में नाकाम हो गई, तो वो एक सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती। इट इज़ इनकंसीवेबल, नॉन अंडरस्टैंडेबल। ये बात समझ से बाला तर है दैट द फियात और द रिट ऑफ अ गवर्नमेंट सो कॉन्स्टिट्यूट कैन एवर कमांड अ विलिंग एंड लॉयल ओबीडियंस। कि ये जो कानून बनाया गया है ये विलिंग और लॉयल ओबीडियंस को हासिल नहीं कर सकेगा थ्रू आउट दिस सब कॉन्टिनेंट, पूरे बरसगीर में, बाय वेरियस नेशनलिटीज़ एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बिहाइंड इट। कि बहुत सारी जो कौमें हैं वो विलिंग ओबीडियंस नहीं देंगी सिवाय इसके कि आर्म्ड फोर्सेस, असलहा पीछे हो, क़ुव्वतें पीछे हो उस पर अमल दरामद करने के लिए। अदरवाइज़ दिल से ये कौमें एक कानून के ऊपर इकट्ठी नहीं होंगी। मज़ीद इन्होंने रीज़न दिए हैं जो फिर मैं आपके साथ अगले पार्ट में डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद है आपको आज की कंस्ट्रक्शन में ये समझ आ गया होगा कि इस बुक के अंदर अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज में हमने कितने एसेज 4th ईयर में पढ़ने हैं, और इसका जो पहला एसे है रैशन ऑफ पाकिस्तान वो भी कायद-ए-आज़म के हवाले से और अल्लामा इकबाल के हवाले से जो भी एसेज आपकी बुक में होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है जिसके लिए आपको वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। सो इसके दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह फिर हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।